आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहाँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, डिबेट है ये, और इस डिबेट में डिस्कशन हो रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर। अक्सर ये बोला जाता है कि भ्रष्टाचार जब भी होता है तो ईडी उसकी जांच करती है, और ये कहा जाता है कि ईडी जो है वो सरकार के इशारों पर काम कर रही है। तो भी ये सरकार क्यों चुन के आती है? अगर आप कहते हो कि ईडी भ्रष्टाचारियों को जो पकड़ रही है वो सब फेक है, वो कोई इसमें कोई दम नहीं है, ये सरकार जबरदस्ती जो है वो इन ईडी की रेड करवा कर जानबूझकर झूठे केसों में अपोजिशन को फंसा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि ईडी ने पिछले 10-11 सालों में टोटल 10,622 केसों की जांच की है, जिसमें कि ये बताया गया है कि सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो केस हुए हैं वो सिर्फ 1.5% हैं, जो लगभग 150-170 के आसपास बनते हैं। तो ये आरोप लगाना कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई है या ईडी है, वो सरकार के इशारों पर काम करती है। जैसे कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि राजा को पकड़ना है तो जो पीछे तोता है उसको पकड़िए। ये जो राजा है, इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहाँ पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहाँ पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बताओ, कोई सेंस है इस बात में? लेकिन दोस्तों, फिर भी ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक डिबेट सुनवाऊंगा, और उस डिबेट में आप देखिए कि जब मंत्री कोई घोटाला करता है तो जो उसके प्रवक्ता टीवी पर आते हैं वो कितनी बेशर्मी से चीजें बोलते हैं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर किसी को सजा भी हो चुकी है, तब भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे मंत्री ने घोटाला किया था। वो यही आलाप करते हैं कि सब केस झूठे थे हमारे खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर किसी चीज को जो है वो उस पे डिसीजन दे दिया, या किसी को आरोपी घोषित कर दिया, या जिसके ऊपर जो आरोप लगते हैं उनको वैलिड बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुनाई और बंदा जेल में गया। अब सुप्रीम कोर्ट की सजा सुनाने के बाद भी जब कोई जेल में चला जाता है और जेल से छूट के आता है सजा काटकर, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं निर्दोष था। या तो फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे, क्योंकि कानून तो सबूतों से चलता है। लेकिन हमारी जो विपक्षी पार्टी हैं, उसके जितने भी नेता हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कभी घोटाले किए थे। सेम चीज यही हो रही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ। तो आप सुनिए कि किस तरह से ये नेता कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अभी झारखंड में लगभग कहते हैं 43 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिला है। किसके पास मिला है? आलमगीर आलम कोई नेता है, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके जो नौकर है, उसके घर पे पैसा मिला है इतना। और ये सारा जो पैसा मिला है, ये किस लिए मिला है? क्योंकि ये जो मंत्री हैं, वो जो जन कल्याण की जो नीतियों के लिए जो पीछे से पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है लोगों में। उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे का ही कुछ गबन इस सारे केस में लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो जरूर देखिए, पूरा जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं अपने जो व्यू है इस डिबेट के बाद बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि एक सर्वेंट के घर, नौकर के घर या सहायक के घर 40 करोड़ रुपया मिलना, और अभी तो गिनती जारी है, इससे स्पष्ट है कि जिसके लिए वो काम कर रहा है उसमें भी कुछ गड़बड़ है, और ये ट्रेस और आगे तक भी जा सकता है। हमारे ज़माने में क्लर्क 100-200 रुपया खाते थे, लेकिन फिर भी केस बन जाता था। अब तो 100 करोड़ 200 करोड़, इससे कम का रिश्वत तो लोग रिश्वत ही नहीं मानते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं और उनके जो सहायक हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि विकास का क्या हाल रहा होगा। रूरल डेवलपमेंट के मंत्री जो भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, जांच एजेंसीज की निंदा करते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या चाहे वो ईडी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये अच्छी बात है कि ये रेड हुआ है। ये और भी अच्छी बात है कि इतना बड़ा पैसा बरामद किया गया है। अब ये पैसा मूलतः किसका है? तो सर्वेंट के पास इतना पैसा हो नहीं सकता, कहाँ से आया? जांच में वो सब आना चाहिए और ये सब लोग दंडित होने चाहिए। हाँ, पर ये जो आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील यादव जी भी हमारे साथ हैं। सुनील भाई, ये भ्रष्टाचार पर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से टिप्पणी नहीं होगी, सब लोग जो अपने होठ सिल लेंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे ना कि आपके वादे, आपके दावे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं। झारखंड में जब ऐसा होता है तो आप लोग ये कहने लगते हैं कि सरकार जो है भेजा इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे यकीन है सुनील भाई कि आपने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। देखिए रुपका जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं बोल सकता। और मैं टीवी पे तो देख ही रहा हूं इतना पैसा, आपका चैनल दिखा रहा है तो उस पर देख रहा हूं। भ्रष्टाचार एक अलग विषय है और जांच एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों अलग विषय है। अगर कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर के अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन निष्पक्ष जांच एजेंसियां जब पॉलिटिकल इशारे पे काम करने लगती हैं तो उस पर सवाल उठता है। आपने एक अच्छी बात कही और अभी मैं जिनको सुन रहा था वो भी कह रहे थे कि भाई अगर वो खान साहब की अगर वो पीए है, सरकारी बाबू है, तो उसके घर 1 करोड़ रुपए मिलना भी बड़ी बात है, वो भी नहीं होता है लोगों के पास। तो असली सवाल ये है कि उस पैसे तक एजेंसियां कैसे पहुंचे। हाँ। और ये कहना कि वो जिसका पीए है उसी का पैसा है, ये जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव रहे, उन पर घूस का आरोप लगा, तो हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी घूस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में एक बड़ा करके उनके ऑफिस के बगल में ऑफिस पर सुनील घोटाला हुआ। इतनी जलेबी बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? ये जो पैसा आप मुझे मौका नहीं दे रहे ना। आप नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। आपने पूरी बात बोली, मैंने पूरी इत्मीनान से उसको सुन लिया है। मेरे 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने सुना ना कि भ्रष्टाचार अलग चीज है, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल अलग चीज है। आप पूरी बात रखने नहीं देती हैं, आप उसमें बीच में बोल देती हैं। अच्छा 20 सेकंड और सुनील जी, उसके बाद में सुधांशु। चलिए 20 सेकंड में बात करेंगे। जब कार्यक्रम की ओपनिंग हुई तो मैं एक गरीब के बेटे को भी सुन रहा था जो कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नोटबंदी में अकेले खा गए, पीएम केयर फंड में अकेले खा गए, वैक्सीन 80 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगवाने के बदले में जो चंदा ले लिया वो अकेले खा गए। रूपका जी, अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी तो सुबह शाम डर लग रहा होगा। इस देश के 80 करोड़ लोग डर रहे हैं, जिनको मानते थे कि ना ये खाएंगे ना खाने देंगे, वो अकेले डकार गए। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ 4 जून के बाद यही एजेंसियां इसी गरीब बेटे की जांच कर रही होंगी। ओके, ठीक है। इसी पीएम केयर फंड की, इसी नोटबंदी की, इसी चंदे चोरे की जांच। 4 जून तो प्रभु दूर है ना, अभी जो हो रहा है उससे क्यों आप आम मिचोली खेल रहे हैं? यही बात आपने खत्म की। मैंने ये बात 30 सेकंड पहले कह दी। 4 जून के बाद भी ये अरे सर, भ्रष्टाचार जो करेगा वो पीछे जाएगा, जेल के सलाह, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेल की रोटी आपको, आप आलमगीर आलम के बारे में नहीं बोलेंगे, उनके ओएसडी के बारे में नहीं बोलेंगे, ओएसडी के सहायक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन 4 जून बाद पीएम मोदी जो है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ये आप बोल देंगे। गजब की फ्यूचर प्लानिंग है। मोदी के खिलाफ बोलते ही आपको बड़ा दर्द हो जाता है। अरे नहीं सुनिए, आप वो उसकी चिंता मत कीजिए। आपको टीवी शो तभी 4 जून के बाद भी करने का मौका मिलेगा। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सुनील यादव, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि मुझे शो करना है नहीं करना है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, भ्रष्टाचार हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। सुधांशु जी, सवाल मैं दोहराऊंगी नहीं, आपने सुन लिया क्या कहा गया है। देखिए, एक कहावत होती है, आंखों देखी मक्खी निगलना, पर ये पूरा आंखों देखी पूरी छिपकली निगलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुनील साहब, 60 करोड़ रुपया बंगाल में पकड़ा जा चुका, 20 करोड़ रुपए कर्नाटक में पकड़ा गया, उससे पहले 350-400 करोड़ रुपए एक सांसद के घर में पकड़ा गया। इतना बड़ा बड़ा पैसा सामने देखकर भी आपको एजेंसी का दुरुपयोग नजर आता है, तो आपके सुलभ संज्ञान और आपने जो एक वर्ड बोला उससे आपकी मानसिकता उभरी, वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि आज आपके गठबंधन के आपके नेता मरहूम मुलायम सिंह साहब, उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब लगा था भाई?
2007 में हमारी सरकार थी क्या? और मुलायम सिंह जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, वो वीडियो अवेलेबल है, दर्शकों से कहूंगा जाके नेट पे सर्च करके देखिए, जब वो अमर सिंह के साथ बैठ के बोलते हैं कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, उस समय की सरकार ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। वो कौन सी सरकार थी साहब? और मैं यह भी बताना चाहता हूं आपको जनाब कि 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस हुआ है, तब हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ। और ये सारे के सारे हमारी सरकार नहीं थी तब आपके नेताओं के विरुद्ध कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारियां हुई। कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2005 और 2007 में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए और सुनिए महाराज, लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड कोर्ट में साबित हो गया 1994 में, हमारी सरकार नहीं थी। राजीव गांधी पे 1987 में आरोप लगा, 1990 में एफआईआर हुई, हमारी सरकार नहीं थी। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं और आपके दिल की हसरत कैसी निकली अपने मुंह से? इसीलिए उस समय के जमाने में कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई वो, यानी सरकार आई नहीं, ख्वाबों ख्यालों में, कोई जांच हुई नहीं, ना सबूत, ना वकील, ना दलील, ना अपील। अभी तक कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच कर रही होगी और ये पकड़ा जा रहा होगा। इसीलिए चॉइस में भी कोई गलत बात थोड़ी है। मुलायम सिंह जी ने जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे कांग्रेस को समर्थन किया और 3 महीने के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। सुधांशु जी वो ये कह रहे हैं, मैंने आपको एक दर्जन उदाहरण बता दिए। बताया आपने उदाहरण। अब विपक्ष का ये कहना है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये सबका सब कैश जो है वो इन्हीं से जुड़ी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी के दौरान पाया जाता है। बड़े बड़े आरोप आपने महाराष्ट्र में सरकारों पर लगाए थे, अब वो आपके साथी हैं। बहुत सारे आरोप आपने दूसरी जगह पर लगाए थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए हैं। उनके ऊपर इसी रफ्तार में क्यों छापेमारी नहीं होती है? संक्षेप में सर मुझे जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। आपने बहुत बिल्कुल संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कहा इनके यहाँ कैश क्यों जारी होता है, हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय लाए थे। भाई चेक से पैसा लीजिए, नंबर 1 से जरूरत पड़ने पे कोर्ट चाहे तो चेक भी कर सकता है, पर इन्हें उसमें भरोसा नहीं था, इन्हें तो कैश वाले में भरोसा था, तो इनके यहाँ कैश दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि चुनाव तो लड़ना ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहे कि मैं बगैर पैसे के चुनाव लड़ रहा हूं। हेलीकॉप्टर से लेके और आने जाने से लेके और हवाई जहाज से लेके सारे खर्चे हो रहे हैं। अब जो आपने बात कही आरोप के ऊपर, तो उस पर भी कहना चाहता हूं रूबिका जी, हमने आरोप लगाए थे और हम अपने आरोप पे कायम है। हमने किसी भी नेता से कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी आपके ही चैनल के कार्यक्रम में कह चुके हैं। हम चाहे नेता उधर रहा हो या इधर रहा हो, मगर स्टैंड इनका चेंज है। इनका इन सारे आरोपों पे कहना था सरकार में रहते हुए, हमने विपक्ष में रहते आरोप लगाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज ये कहते हैं ऐसा हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमारे यहाँ घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। तो मैं एक बार सुनील जी से कहना चाहूंगा, तो बताइए आपकी महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्ट थी कि नहीं? आपकी असम की सरकार भ्रष्ट थी कि नहीं? नारदा शारदा भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? स्टैंड आपका चेंज है, हमारा स्टैंड। आरजेडी के जैन जिज्ञासु भी हमारे साथ हैं। जैन जी, पहली दफा मेरे ख्याल से आप और मैं यहाँ बहस में शिरकत कर रहे हैं साथ में। मैं चाहती हूँ कि ये जो बंदा है ना जयंत जिज्ञासु, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा, आप देखना जरा। जैसे कि सुधांशु जी ने तो कहा ही कि इनकी जो पार्टी में शामिल हो गए हैं मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगे हैं और उनके कोई भी केस वापस नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये लालू प्रसाद यादव के पार्टी के हैं ये जयंत, और लालू प्रसाद तो जेल में रहकर आए हैं। अब इनको सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। आरोप इस वक्त सुधांशु जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों का स्टैंड चेंज हुआ, भ्रष्टाचार पर उनका कोई स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। जो लोग इनके साथ आए हैं वो कोई धुलकर साफ नहीं हो गए, केस आज उन पर भी चल रहे हैं। सुधांशु जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर सिर्फ इनके स्तर पर नहीं है, शीर्ष नेता के स्तर पर है। उसी हेमंता विश्वा शर्मा के बारे में पहले कुछ बोलते थे गृह मंत्री जी, बाद में कुछ बोलने लगे और उसके बाद सवाल को ही अप्रासंगिक करार देने लगे। अजीत पवार से लेकर लंबी फहरिस्त है। मेरा यह कहना है कि इस देश में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। अगर सत्यनिष्ठा से किसी सरकार को नहीं चलाया जा रहा है तो यह देश के आम आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है और देश के लोगों को गांव टोले मोहल्ले में यह लगने लगे कि सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह सरकार के इकबाल के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन उन जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर भी एक खतरा छाता है। हमारा कहना है कि कहीं कोई दोषी हो। आपके केस में तो कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है ना लालू जी को, हाँ कि ना? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आय से अधिक संपत्ति के मामले जब लालू प्रसाद जी और उनके परिवार पर चले तो सीबीआई इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित करने में विफल रही कि आय से अधिक संपत्ति कभी अर्जित भी की गई थी। सीबीआई हार कर गई है सुप्रीम कोर्ट से। आप केस उठाकर देख लीजिए और दुनिया का इकलौता और अलबेला केस है। आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है,
आप घोटाले की बात कीजिए ना, उधर क्यों जा रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अजब बात है मारा है, की बात अब आप ही घुमा कर रहे दिया दूसरी तरफ। हैं। मैं कह रही हूँ देखिए ईस्ट, और आप कह रहे हैं ना मैं तो वेस्ट की बात करूँ। आप दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव के नहीं? जो आपको सूट कर रहा है उस केस को आप रेफर करें। केस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। भ्रष्टाचार अगर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आपके नेता दोषी पाए गए हैं कि नहीं लालू जी? पूरी बात अगर आप मुझे कहने देंगे तो मैं अपनी बात आसानी से रख पाऊंगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे अर्जित किए गए हैं गलत स्रोतों से, तो फिर सीबीआई क्यों नहीं साबित कर पाई? दूसरे केस का जहां तक मामला है, तो यह अदालत के लिए भी, दुनिया की अदालतों के लिए और कानूनविदों के लिए और न्याय की पढ़ाई करने वालों के लिए एक केस स्टडी है कि एक ही मामले को अलग अलग चलाया गया, एक ही मुर्गी को बार बार हलाल किया गया। यह तो एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, एक बहुत बड़े। आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे। अलग अलग कोषागार से पैसे निकाले जाएंगे तो अलग अलग ही केस होगा ना जैन जी? ये केस से बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कहीं नहीं, उसी चारा घोटाले में ये कौन सा गणित आप लगा रहे हैं भाई? कैसी बातें कर रहे हैं जैन जी? कुछ बात कर रहे हैं देश में, यह प्रेसिडेंस पहली बार सेट किया गया। एक हुआ है चाईबासा में, एक हुआ है किसी और इलाके में, लेकिन केस जो है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? अजब बात है। मैं कह रहा हूँ कि मामले को दोबारा खोलने की बात जो भी उस वक्त के न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने नए सिरे से चलाने की बात की। पहले क्लब करने की बात। काश के मैं कुछ मीम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाती। एक सेकंड जैन भाई, एक सेकंड आप रुक जाइए। वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, करवा मेरे करे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? आपके इस लॉजिक पर सिर्फ यही बोला जा सकता है और कुछ नहीं बोला जा सकता है। 30 सेकंड। एक और चीज है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया। हे हरि नाम कृष्ण प्रेमानंद, ये क्या हुआ भाई साहब? मतलब लालू के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे होंगे, तो उसमें से जिस केस में वो बरी हो गए उसका व्याख्यान कर रहे हैं भाई साहब। और जहां पर उनको सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को क्लीन चिट दे दी है तो मतलब वो बंदा पाक साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा दे दी है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट को तो मान लो। अरे यार, इतनी मतलब बेशरम हो गए हैं हमारे देश के जैन जी रुक जाइए, 30 सेकंड सुधांशु जी मेरे को मुझे आप दीजिएगा एक बात तो सुन लीजिए। जैन भाई रुकिए ना, सुनिए जैन जी, आपकी जिज्ञासा मैं इस मामले में शांत किए देता हूं और स्पष्ट बताते हुए, एक नहीं भारत में ही 3 उदाहरण है। सिर्फ सीबीआई ने सिर्फ लालू यादव जी के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस नहीं विड्रॉ किया था, खत्म किया था, क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी। मायावती जी पर भी लगा दी थी, मुलायम सिंह जी पर भी लगा दी थी, करुणानिधि जी पर भी लगा दी, क्योंकि सबने पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो 2G घोटाले में के लिए बनी थी, उसकी रिपोर्ट जिन जिन दलों ने सबमिट नहीं होने दी, उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे हमारी पार्टी के, उन सब दलों को उपकृत किया था। और दूसरी जिज्ञासा आप शांत कर दीजिए कि लालू यादव जी 1997 में उनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया था। तब जनता दल की सरकार थी और वो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, और फाइनली वो अयोग्य घोषित हुए कांग्रेस की सरकार में 2006-07 में। तो अब जिज्ञासा यह है कि ये मोदी जो 2014 के बाद आए, वो 97 से लेकर 2007 तक हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में हो गए, लालू यादव जी को जेल से अंदर बाहर आते जाते देखते हुए। हाँ। तो आपको ये कैसे नजर आ रहा है कि सब कुछ 14 के बाद हुआ और जो कुछ उससे पहले हो रहा था वो भी षड्यंत्र था? मतलब आप ही की पार्टी की सरकार में आप ही के ठीक है जैन जी प्लीज 30 सेकंड जैन जी। बहुत मुक्त सर, ना तो पशुपालन सचिव, ना तो वित्त सचिव, ना तो मुख्य सचिव, कोई उसमें नहीं उलझता। लेकिन जहां तक बात ही कर रहे हैं कि किसकी सरकार, 13 दिनों की वाजपेयी जी की सरकार में सारा मामला पूरी पूर्वाग्रह के से ग्रस्त होकर खुलवाया गया, और अटल जी का भाषण पार्लियामेंट में उस वक्त डिजिटल आर्काइव से निकाल कर देखा जा सकता है। अरे भाई, आप बोल रहे हैं लालू जी ने सरकार बनाई, हटा देते ना केस। हमको 10 दिन की 13 दिन की वो सरकार भारी पड़ गई। अब मैं पीछे नहीं जाना चाह रही हूँ इतिहास में सर, मैं फ्यूचर में जाना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन जी की मांग वही अटल बिहारी वाजपेयी जी आपने बकायदा इस पर ट्वीट किया। ओके रुक जाइए सुधांशु जी, 1 सेकंड प्लीज रुक जाइएगा। हर्षवर्धन जी, आज ये जो कैश दिखाया जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बड़ा छोटा लग रहा है, चाहे वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो सुनील जी या फिर जयंत जिज्ञासु। कह रहे 4 जून को बात करेंगे, 4 जून को बात करेंगे। रूबिका जी, 4 जून को क्या बात होगी ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं, गली मोहल्ले में, गांव में जनता ना बेशर्म नेताओं को किस व्यवहार से इस वक्त देख रही होगी, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गड्डियां इस तरह से गिर रही हैं,
बेशर्मी इतनी, और ये मंत्री जी के सचिव का सहायक, कल्पना आप कीजिए इसकी। जो जनता इस देश में गरीबी की अमीरी की बहस सुनती रहती है, विपक्षी नेता दुनिया भर का तांडव करते रहते हैं, मुंह ऊपर की तरफ उठाकर हुआ हुआ करते रहते हैं, आज उनको इस सब पर भी कुतर्क सूझ रहा है। मैं तो आज उम्मीद ये कर रहा था कि किसी भी राजनीतिक दल का नेता एक लाइन में बोलता, ये जो भ्रष्टाचारी है इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून लागू हो, और ये जो नेता लोग बच जाते हैं इनको बचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भी पार्टी वाली बहस हो रही है। इस भ्रष्टाचार में पार्टी पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? आलमगीर आलम, कितने लोग झारखंड में मंत्री बने हैं? उसमें कांग्रेस के गांधी परिवार के विश्वस्त के तौर पर एक आदमी गया, उसका नाम आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री है। यानी गांव में जो पैसा जाना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, उसमें बेईमानी हुई है। और जो सबसे ज्यादा बुरी बात है, राहुल गांधी रोज कहते हैं सबका पैसा देखेंगे, बांटेंगे, गरीबों को देंगे, छीन लेंगे। यहाँ जो सामने दिख रहा है वही तो ना, वो कथनी और करनी। मैं ये कह रही हूँ कि सुधांशु जी को आप ना पसंद आए, सुनील जी ना पसंद आए, जिज्ञासु जी पसंद ना आए, इन सब के घर पर ईडी सीबीआई भेज देना। अरे भाई जिज्ञासु जी, आपके घर पे अगर होगा पैसा तभी तो मिल पाएगा ना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा तभी तो पकड़ में आएंगे ना, नहीं तो कैसे? आम आदमी हिंदुस्तान का घर पे 500 रुपए का नोट कहीं कोने में मिल जाता है, पागल हो जाता है, 3 दिन तक खुशियां मनाता है कि 500 का खोया नोट मिल गया है, और यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिल रही है और सब चुप्पी साधे बैठे। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज़ तो दोस्तों, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट था उसमें जो कहा गया वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं तो ये देख रहा था, इतना कैश, 43 करोड़ रुपया घर में। भाई साहब, इधर अगर 5,000 रुपया या 500 रुपया घर पे मिल जाए तो भैया हम बहुत खुश होते हैं कि कैश मिल गया, क्योंकि अब तो सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं। पिछले 10 साल में जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारे देश में, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ट्रेंड चला है, अब तो लोग पैसा रखते ही नहीं है, और हम तो रखते ही नहीं है। और टैक्स पेयर का पैसा, और कांग्रेस के मंत्री हैं ये आलमगीर आलम, झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री, और उनके जो पीएस है उनके घर में पैसा मिला। इसका मतलब पता क्या है? कि भैया ये पैसा छुपाया गया है वहां पर, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से भनक लगी होगी कि ईडी आ रही है रेड करने, और पैसा जो है नौकर के घर में छुपा दिया। नौकर के पास इतना पैसा हो सकता है क्या? 43 करोड़। रिश्वत भी अगर किसी ने ली होगी तो भैया, रिश्वत पहले के जमाने में कोई ले लेता 50,000 ले लेगा, 2 लाख ले लेगा, 3 लाख ले लेगा, 10 लाख ले लेगा ज्यादा। 43 करोड़। मैं तो इसी को देखकर अचंभित हूं दोस्तों, मित्रों, के भैया इतना पैसा घर में रखा हुआ है, और ये कहते हैं कि जी मोदी ने ना हमारे पीछे ईडी लगा दी है। अबे ईडी भी लगाई है, अभी जितने बंदे डिबेट में बैठे थे उनके घर में भी ईडी भेज दो। अगर कैश मिलेगा तो भैया वो दोषी होंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं होंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अब घर में कैश रख रहे हो इतना सारा कैश, जबकि आज के टाइम पे सारी चीजें जो है ना ऑनलाइन है। ठीक है, सारी चीजें ऑनलाइन है। भैया देश को लूटना और बर्बाद करना बंद कर दो। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब किसी चीज पे आरोप लगता है, उसके बाद उसको बोलता है कि जो आरोप लगे ना ये वैलिड हैं, वैलिड उसके तहत लगे हैं। जैसे केजरीवाल के ऊपर भी एक वैलिड आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, तभी तो वो जेल के अंदर है। ऐसे थोड़ी पकड़ लेगा कोई किसी को। अगर आप सोचते हो कि भैया सरकार के उसमें चल रहे थे तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो भैया पकड़ लेते बीजेपी वाले नेताओं सबको। भैया कुछ होगा तभी तो मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? जब आपके पास चोरी करता है ना कोई, तो चोर तभी डरता है। तो चोर ये बोलेगा नहीं भैया, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमारे ऊपर ये कार्रवाई जानबूझ के कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ना वही लोग नहीं आने देना चाहते मोदी को, जो चोर हैं वही लोग मोदी से डरते हैं। ये अब तक प्रूफ हो चुका है। और ये कहते हैं ना 2-4 जून के बाद हमारी सरकार आएगी तो फिर हम मोदी को पकड़वा देंगे। पकड़वाओ भाई, क्यों? 2014 से पहले भी तो तुम्हारी सरकारें थी, कितने केस चले हुए थे? बाबा रामदेव के ऊपर तुमने कितने केस लगा दिए? क्या हुआ? पकड़ लो, भ्रष्टाचार में कर लो। आपने एक कानून जो 1954 में बना था, मैजिक रेमेडी एक्ट, उसके अंतर्गत 54 बीमारियों का इलाज नहीं है, उन 54 बीमारियों का इलाज नहीं है, इसके लिए रामदेव के ऊपर केस लगा दिया। भैया उन बीमारियों का इलाज तुम कैसे दावा कर रहे हो? क्योंकि कानून है ना, 1954 में वो बना दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो अब कानून बन गया है कि इन बीमारियों का तो इलाज आप दावा कर ही नहीं सकते। तो रामदेव ने फिर माफी मांग ली कि उन्होंने कानून देखा, भैया ये तो कानून है, मैं तो कर ही नहीं सकता दावा। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। देखो, आप अगर दोषी हो, आप आरोपी हो, आपने अगर अपराध किया है तो आपको डरना चाहिए, और ये अच्छा हो रहा है। जैसा कि बड़ा इस वीडियो में एक चीज बहुत ही बढ़िया जो आंकड़े के साथ दिखाई गई कि 10,622 ईडी की मामले हुए हैं, उसमें से सिर्फ 1.5 या 2.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। और पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कितना
निकला दोस्तों 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ कम होता है क्या? मंत्रियों को छोड़ दो, मतलब, है ना। अब लोग बोलते हैं मंत्रियों को छोड़ दो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी विपक्ष के ऊपर इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों ईडी पड़ रही है। तो भैया राहुल गांधी के ऊपर तो ईडी नहीं पड़ रही है ना। राहुल गांधी के कोई केस, पहले के केस चल रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है ना फ्रेश। राहुल गांधी को तो नहीं पकड़ा, और भी विपक्ष के नेता हैं उनको तो नहीं पकड़ा, केजरीवाल को ही क्यों पकड़ा। अब एक बंदा बोले कि भैया मान लो किसी ने चोरी कर ली और चोरी करने के 4 दिन बाद उसकी शादी है, ठीक है, उसने चोरी कर ली और चोरी करने के 4 दिन बाद उसकी शादी है। अब पुलिस आती है, बोलती है कि तुमने चोरी की है, तो बंदा क्या बोलेगा, नहीं भैया मेरी ना 2 दिन बाद शादी है यार, मेरे को बाद में पकड़ना, शादी के बाद पकड़ना मेरे को, है ना, क्योंकि मेरी शादी है। हाँ मेरी चोरी की है लेकिन मेरे को बाद में पकड़ना। ये कौन सा लॉजिक है भाई? कानून ये नहीं देखता कि आपकी शादी है, आपके इलेक्शन है, आपने चोरी की है, 9 बार सम्मन दिया गया था और ये भी केस चल रहा है 43 करोड़ कैश, और इस तरह